Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do ninth chapter of 8th supplementary English book. It so happened the name of the chapter is the Comet 1. This is the story about a comet. Comet का मतलब होता है धूमकेतु, पुच्छल तारा, यानी कि ऐसे तारे जिनकी पूंछ दिखाई देती है जो कि बहुत सालों में या फिर आप कह सकते हैं कई सेंचुरीज में दिखाई देते हैं। तो 9th और 10th चैप्टर है जो है हम कॉमेट की कहानी को ही पढ़ने वाले हैं। 9th चैप्टर पार्ट 1 है और 10th चैप्टर पार्ट 2 रहेगा। इस चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मनोज दत्ता, जिसको चैप्टर में आप दत्ता दा के नाम से पढ़ेंगे, एक एमेच्योर साइंटिस्ट है। एमेच्योर का मीनिंग होता है शौकिया। देखिए, कुछ काम हम प्रोफेशनली करते हैं, कुछ काम हम जो है शौकिया करते हैं। जो प्रोफेशनली किया जाता है तो वो एक प्रोफेशनल हो गया हमारा। तो मनोज दत्ता जो है कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट थे। मतलब उन्हें शौक था तारों को देखने का और उनकी काउंटिंग करने का। तो वो एक धूमकेतु को, एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं। उसकी डिस्कवरी के बाद उस कॉमेट का नाम कॉमेट दत्ता रख दिया जाता है। जैसे कि कस्टम्स में है कि भाई जो भी कोई इन प्लैनेट्स को, नए स्टार्स को या कॉमेट्स को डिस्कवर करेगा तो उसका नाम जो है उसके डिस्कवरर के नाम पर ही रखा जाएगा। ओके, तो मनोज दत्ता जो है एक एमेच्योर साइंटिस्ट थे। उसके बाद है इंद्रानी देवी जो कि दत्ता दा की वाइफ थी। नेक्स्ट दिव्या चक्षु एक 8 इंचेस टेलीस्कोप थी जिसको दत्ता दा ने अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर खरीदा था और मोस्टली टाइम जो है वो दिव्या के साथ स्पेंड करते रहते थे। नेक्स्ट डॉक्टर फॉर्सिथ के बारे में आप पढ़ेंगे। वो कैम्ब्रिज के किंग कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट जो है मैकफेरिसन जो है डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं। ओके, तो चलिए ये जो हैं यहाँ इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स थे। अब चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर, अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रिज from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow. Although she knew the answer, Dattada was not there. It was a moonless night in December. Moonless means अंधेरी रात। ये जो है दिसंबर की एक अंधेरी रात थी और खिड़की से आती हुई सर्द हवा का झोंका इंद्राणी देवी की नींद को छुटाने के लिए इनफ था। आधी जगी सी उसने अपने साथ वाले पिल्लो को टटोला। हालांकि वो आंसर जानती थी कि दत्ता दा वहाँ नहीं होंगे और सेम वही हुआ। दत्ता दा वॉज नॉट देयर, सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट wretched दिव्या. At least he might have bothered to close the door. Even as she muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. So he has gone to hobnob. Hobnob means have friendly talk. स्पेंड टाइम टुगेदर। तो वो जो है उस रेच मीन्स दुष्ट, उस दुष्ट दिव्या के साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए गए हैं। एटलीस्ट जाते टाइम दरवाज़ा तो बंद कर जाते। इवन हालांकि वो जो अपनी कंप्लेंट्स को मटर्ड मतलब बुदबुदा रही थि, लेकिन फिर भी वो स्माइल भी कर रही थी। मतलब अपनी स्माइल को भी वो नहीं छुपा पाई थी। स्माइल को क्यों नहीं छुपा पाई थी? दिव्या किसका नाम था? उसके टेलीस्कोप का नाम था जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और दत्ता दा एक लिविंग पर्सन थे। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में आपस में किस तरह से बातें और किस तरह से मुलाकात हो सकती है, तो इस चीज़ को सोचकर वो जो है स्माइल भी कर रही थी। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। वो जानती थी कि उसके हस्बैंड जो है कितने ऑब्लिवियस मीन्स फॉरगेटफुल, यानी कि भुलक्कड़ हैं प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें जो है कोल्ड के खिलाफ, कोल्ड के अगेंस्ट जो है स्पेशल प्रिकॉशंस लेने के लिए नहीं बोला है? But he wouldn't remember to put a sweater even if it वॉज लेइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर। बट वो तो जो है स्वेटर डालना भी भूल जाते हैं, चाहे वो उनकी बेड के साइड चेयर पर क्यों ना रखी हो। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम? और किस तरह से उनको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि दिव्या ने तो उसके ऊपर जादू करके रखा हुआ है। शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, रैप्ड हर सेल्फ इन टू अ शॉल एंड मेड हर वे टू द रूफ टू ब्रेक अप हिज टेट विद दिव्या। वो जो है एक सफ़ेद स्वेटर उठाती है, अपने आप को शाल से उसने ढका, फिर छत पर उसकी और दिव्या की टेट होता है पर्सनल टॉक, जो गुप्त वार्ता थी उसमें विघन डालने के लिए चली गई। शी फाउंड दैम बोथ हंडल्ड टुगेदर आई टू आई। एटलीस्ट दत्ता वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज। उसने छत पर जब वो गई तो उसने देखा दोनों जो है एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए थे। कम से कम दत्ता तो दिव्या की आंखों में झांक ही रहे थे। When Dattada acquired this telescope,
ही वॉज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड दिव्या चक्षु डिवाइन आई। जब दत्ता दा को ये टेलीस्कोप मिली तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड मीन्स हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे, और इसीलिए उन्होंने जो है इसका नाम दिव्या चक्षु यानी कि डिवाइन आई रखा, क्योंकि इसका यूज़ वो किसके लिए, डिवाइन थिंग्स को यानी कि स्टार्स को, प्लैनेट्स को, इन चीज़ों को देखने के लिए करते थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम जो है दिव्या चक्षु रखा। टू इंद्राणी देवी टेलीस्कोप was like a designing woman who has ensnared her husband। और इंद्राणी देवी के लिए दिव्या जो है एक ऐसी लेडी थी जिसने उससे उसके पति को छीन लिया है। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। और इसीलिए वो सिर्फ इसको दिव्या कहती थी और इसके बाद से सभी लोग जो है उसको दिव्या ही कहने लगे। To Datta Da, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime। और दत्ता दा के लिए टेलीस्कोप जो है उनके पूरे लाइफ भर की जो इच्छा पूर्ति थी उसका साधन बन गई थी। क्या इच्छा पूर्ति थी? वो जो है एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने चाहते थे, लेकिन जब वो जॉब कर रहे थे तो उनके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही इतना टाइम था कि भाई हाँ वो स्टार्स को देखने के लिए रात भर जागते रहे, क्योंकि सुबह फिर उन्हें काम पर भी जाना होता था, तो वो नहीं कर पाए थे। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग फॉर इनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप एंड for enough spare time in which to observe the heavens. He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed, and long were the dark nights that Datta Da spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. और एक एमेच्योर साइंटिस्ट के रूप में दत्ता दा के पास इस टेलीस्कोप को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए था और बहुत सारा टाइम भी होना चाहिए था, और ये दोनों चीज़ें उन्हें तब मिली जब वो रिटायर हो गए। अब टेलीस्कोप को पूरी तरह से स्थापित किया गया था और वो काली लंबी रातें होती थी जब दत्ता दा जो है तारों को देखते हुए बिता देते थे, स्टार गेजिंग करते हुए बिता देते थे। एंड कम से कम इंद्राणी देवी तो यही सोचती थी कि भाई जब ये जो है तारों को देखते हुए रातें बिताते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काली रातें होती हैं। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वॉन्ट नवीन बाबू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। तुम अपनी स्वेटर पहन लो या फिर तुम चाहते हो कि नवीन बाबू तुम्हें जो है कल बेड रेस्ट दे दे। नवीन बाबू दत्ता दा के डॉक्टर थे। Likely every other amateur astronomer, Datta Da had a secret ambition that he would one day discover a new comet। दूसरे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स की तरह दत्ता दा की भी एक सीक्रेट एम्बिशन थी कि वो जरूर जो है एक दिन नई कॉमेट का पता लगा ही लेंगे। फॉर कॉमेट कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू from the remote corners of the solar system like planets। comets are also orbit around the sun, but their orbits are highly eccentric, so once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail that it is lit brilliantly by the sunlight and then it resets into the darkness, not to be seen again for years or for centuries। For comets can be new। कॉमेट्स जो हैं क्या होती हैं? न्यू, नए सितारे होते हैं जो नॉर्मली नहीं देखे जाते हैं, वो सोलर सिस्टम के किसी दूर के कॉर्नर से आते हैं। प्लैनेट्स की तरह जो कॉमेट्स हैं उनका भी अपना ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स्ड पाथ जहाँ से जो है सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं, उनका एक फिक्स रास्ता होता है और उस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट। तो दूसरे प्लैनेट्स की तरह कॉमेट्स का भी एक रास्ता होता है, ऑर्बिट होता है, बट उनका जो रास्ता होता है वो एसेंट्रिक होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। एक बार जब कॉमेट दिखाई देता है, जब कॉमेट सन के पास आता है तो उनकी एक चमकती हुई लंबी टेल दिखाई देती है और फिर उसके बाद जो है वो अंधेरे में खो जाते हैं, कई सालों तक दोबारा नहीं दिखाई देते, इवन कई सेंचुरीज तक जो है नहीं दिखाई देते। What chance did he stand with his 8 inches दिव्या? Didn't professional astronomer have gigantic telescope? तो अब जो है क्या दत्ता दा अपनी इस 8 इंच दिव्या के साथ किसी कॉमेट को ढूंढ सकते हैं? क्या प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स नहीं होती? मीन्स प्रोफेशनल्स के पास तो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स होते हैं, उससे पहले तो वो उन्हें ढूंढ लेंगे। अब इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे कि एशिया की जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप है वो 90 इंचेस लंबी है और
दत्तादा के पास सिर्फ और सिर्फ 8 इंच की ही दिव्या थी, 8 इंच की ही टेलीस्कोप थी, तो वो उससे किस तरह से जो है नए कॉमेट को ढूंढ सकते थे। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव। दत्तादा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज। उन्हें पता था कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास अपने प्री असाइंड प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब पहले से ही तैयार किए हुए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और उन्हीं के ऊपर उन्हें वर्क करना पड़ता है। और ये धुंधले सितारे और बहुत दूर की जो आकाश गंगाएं होती हैं उन्हें वो नहीं देख पाते हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान देने का उनके पास टाइम नहीं होता है। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। और वो जो है ऐसी इनसिग्निफिकेंट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, ऐसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, जिसका वो कभी सोचते ही नहीं कि भाई हाँ कभी कॉमेट्स भी दिखाई देंगे। इंडीड एमेच्योर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड। इंडीड वास्तव में सच बात तो ये है कि प्रोफेशनल जिन कॉमेट्स को मिस कर देते हैं, ऐसी कॉमेट्स जो है सिर्फ और सिर्फ शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ही हमेशा ढूंढी गई है। एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वॉज गोइंग टू बी अ बिग नाइट। और दत्तादा को ऐसा लग रहा था कि आज की रात एक बड़ी रात होने जा रही है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। और क्योंकि उन्हीं पुराने तारों के बीच में दत्तादा को आज एक अजनबी, धुंधला सा अजनबी दिखाई दिया था, मतलब उन्हें आज कुछ न कुछ अलग दिखाई दे रहा था। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, checked his Divya for many smudges on the optics, did some calculation on his pocket calculator in torchlight, for though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observations. उसने जो है अपने चार्ट को फिर से जांचा, अपनी दिव्या के लेंसों को सही किया और फिर से उसे जांच की, टॉर्च की रोशनी में अपने कैलकुलेटर को निकाला, उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस की। हालांकि जो डेली चोर्स होते हैं यानी कि दैनिक जो कार्य होते हैं उनमें दत्तादा इतना दिमाग नहीं लगाते, उनमें तो वो एब्सेंट माइंडेड है, मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि भाई वो स्वेटर डालना भी भूल गए थे। ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जो इनकी ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस है, मतलब बहुत ही ध्यान से सारी कैलकुलेशंस करते हैं। येस, देयर कैन बी नो मिस्टेक, what he was looking at had been there earlier and it did look like a new comet. yes, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जो उन्हें आज दिखाई दे रहा है ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और ये जो है एक नए कॉमेट के जैसा ही दिखाई दे रहा था। 2 days later द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। और 2 दिन बाद ही जो है आनंद बाजार पत्रिका में, यानी कि एक मैगजीन का नेम है, उसमें एक न्यूज़ प्रिंट हुई। क्या न्यूज़ प्रिंट हुई? कोलकाता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट। कोलकाता के एक मैन ने जो है नई कॉमेट का पता लगा लिया है। फ्रॉम अ स्पेशल correspondent Shri Manoj Datta, a resident of the northern outskirts of Kolkata, has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed to the Indian Institute of Astrophysics at Bangalore of its whereabouts. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalu. If it confirms Dattada's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Dattada, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls दिव्या। तो क्या न्यूज़ छपी थी? श्री मनोज दत्ता कलकत्ता के उत्तर के सिरे के एक निवासी हैं जिन्होंने एक नए धूमकेतु को खोज निकालने का दावा किया है। उन्होंने पिछली 2 रातों से धूमकेतु को देखा है और उसकी स्थिति के बारे में जो भारतीय खगोल शास्त्र विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है उसको सूचित किया गया है। IIA के पास क्वालूर में एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो कि 90 इंच लंबा है उससे उन्होंने उसको जांचा। यदि यह दत्ता की खोज को साबित कर देता है तो यह उसके लिए एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर
एस्ट्रोनॉमर के रूप में जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा। दत्ता दा, जैसे कि उन्हें मित्रों द्वारा और उनके जो एडमायरर्स होते हैं दत्ता दा के नाम से पुकारते हैं प्यार से उन्हें, वैसे उनका नाम मनोज दत्ता है, ने अनुमान लगाया था कि आने वाले कुछ महीनों में ही ये धूमकेतु जो है नेक्ड आई से देखा जा सकता है, मतलब इसके लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी इस सारी खोज का जो क्रेडिट दिया वो किसको दिया? अपनी 8 इंचेस टेलीस्कोप, जिसको वो क्या कहते थे? दिव्या कहकर पुकारते थे। Thereafter, it looked just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. और इसके पश्चात कॉमेट दत्ता को पहचानने में और इसका नामकरण करने में केवल 1 वीक ही लगा। आईआईए ने सारी खोज को प्रमाणित किया और फिर जो है इसको पूरे वर्ल्ड वाइड प्रसारित कर दिया। और जैसा कि कस्टम्स हैं कि भाई जो भी डिस्कवरर होगा उसी के नाम पर नई डिस्कवरीज का नाम रखा जाएगा, तो इस कॉमेट का नाम क्या रखा गया? कॉमेट दत्ता रखा गया। ओके, This brought in an unwelcome publicity to the introvert दत्ता दा। इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत कम लोगों के साथ बातें करते हैं, तो इस पूरे प्रकरण ने जो इंट्रोवर्ट दत्ता दा थे उनके लिए बहुत ही अनवेलकम पब्लिसिटी वो लेकर आए। मतलब वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना या लोगों के मतलब ज़्यादा फेम होना, ये सब सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। वो एक सिंपल लाइफ जीने वाले पर्सन थे। बट जैसे ही उन्होंने कॉमेट दत्ता को डिस्कवर किया तो वो हर जगह जो है फेमस हो गए थे, लोग जो है उन्हें जानने लग गए थे। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। उन्हें बहुत सारे रिसेप्शंस और फंक्शंस को अटेंड करना पड़ा था। रिटर्निंग फ्रॉम वन such ceremony, Datta Da muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. और ऐसे ही एक सेरेमनी से लौटते हुए दत्ता दा मटर्ड यानी कि बुदबुदाते, अपने आप से बुदबुदा रहे थे कि काश मैं इस कॉमेट को कभी ना खोजता। टू हिज सरप्राइज इंद्राणी देवी अग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। और उसके सरप्राइज की कोई सीमा नहीं रही जब इंद्राणी देवी ने भी इस चीज़ को अग्री किया। अदरवाइज तो क्या होता था, इंद्राणी देवी कभी भी दत्ता दा के साथ अग्री नहीं होती थी। तो अब जो है इंद्राणी देवी उनके साथ अग्री थी और वो क्या कहती है, मैं भी यही सेम विश करती हूँ कि काश आप इस नए कॉमेट को डिस्कवर ना करते। हालांकि हमारा रीज़न सेम नहीं है। मतलब दत्ता दा तो इंट्रोवर्ट थे, वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि काश मैं इस कॉमेट को डिस्कवर ना करता। बट इंद्राणी देवी का रीज़न अलग था। क्या था उनका रीज़न? Comets bring ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्राणी देवी said with concern। इंद्राणी देवी ने कंसर्न के साथ यानी चिंतित होते हुए कहा कि जो कॉमेट्स होते हैं वो बुरा भाग्य लेकर आते हैं, इल लक लेकर आते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा अच्छा व्यक्ति इस कार्य में शामिल हो, मतलब कोई ऐसा काम करे जिससे बुरा लक लोगों का लेकर आए। ओके, Datta Da laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. दत्ता दा हंसने लगे और बोले कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी MA की डिग्री भी तुम्हारे इस अंधविश्वास को ख़त्म नहीं कर पाई है। I see that there is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth whatsoever। जो कॉमेट का अराइवल है और जो अर्थ पर क्लैमिटीज़ होती हैं यानी कि इल लक आते हैं, उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीज एंड देयर कॉम्पोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम। वेल, यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मफुली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। इसके विपरीत जो कॉमेट होते हैं वो पूरी तरह साइंटिफिकली ढंग से उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचना को अच्छी तरह से समझ लिया जाता है और इसमें कोई हानिकारक बात नहीं होती है। और तुम जल्दी ही देखोगे कि मेरे वाला जो ये कॉमेट है वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांति से गुजर गया है। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर दत्ता दा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। बट अपने लास्ट कॉमेंट में दत्ता दा जो है एग्जैक्टली सही नहीं थे। क्यों वो सही नहीं थे, आगे वाले पार्ट में हम इसको रीड करेंगे। इन द स्पीसीज डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, द बटलर विस्पर्ड deferentially in the provost ear and handed him an envelope on a silver tray। अब एक spacious मतलब which is having a lot of space,
कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के एक स्पेसियस डाइनिंग हॉल में एक बटलर होता है सर्वेंट, एक सर्वेंट जो है प्रोवोस्ट मतलब मेन अधिकारी जो होता है, प्रोवोस्ट के कानों में कुछ आदर पूर्वक विस्पर करता है और फिर उन्हें सिल्वर की ट्रे में एक एनवलप दे देता है। द प्रोवोस्ट beckoned जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। और फिर उसके बाद जो प्रोवोस्ट हैं, बैकन मीन्स इशारे से बुलाना, जेम्स को बुलाते हैं। जेम्स मतलब डॉक्टर फॉसिथ हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फॉसिथ कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी से अपने रूम में चले जाना चाहिए। एज ही मेड हिज वे टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट। और जैसे ही इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग से अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जेम्स जो है एनवलप को खोलते हैं और इसमें एक ब्रीफ नोट लिखा हुआ था। क्या नोट लिखा हुआ था? डियर डॉक्टर फॉसिथ, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट। प्लीज कम विदाउट डिले। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. Believe me, it is absolutely essential. Your sincerely, John Macpherson. The signature carried the designation underneath Defense Science Advisor, Her Majesty's Government. तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियर डॉक्टर फॉसिथ, जो इस लेटर को लेकर आने वाला है उसको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो जो है आपको जल्दी से मेरे लंदन के ऑफिस में ले आए। प्लीज़ विदाउट डिले किए आप जो है यहाँ पर आ जाएं। मैं जो है आपके यहाँ पर लंदन में आज रात रुकने के अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। इस इनकन्वीनियंस मतलब होता है विलम्ब, इस दखल अंदाजी के लिए मैं जो है रिग्रेट यानी कि खेद करता हूँ। बट आप जो है इस विजिट को कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय रखेंगे। बिलीव मी, आपका आना बहुत ही ज़रूरी है। बिलीव मी, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल मतलब ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और साथ में जॉन मैकफेरिसन के साथ में उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ था। जॉन मैकफेरिसन कौन थे? डिफेंस साइंस एडवाइजर्स थे। ओके। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. जैसे ही जेम्स ने अपने सिटिंग रूम में एंटर किया, एक गोल टोपी वाला मैन जो कि मेंटल पीस यानी कि चिमनी जो होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में चिमनी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो मेंटल पीस के पास एक गोल टोपी पहने वाले एक पर्सन खड़ा हुआ था। उसने जो है उसे ग्रीट किया। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। ही शॉव्ड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कॉन्टिन्यू, आई परज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर। वो कहते हैं कि सर मैं जॉनसन हूँ, वाइट हॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि आई परज्यूम यानी कि मैं जो है अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि आप जान गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दिस इज कन्वेड इन दिस नॉट, रिप्लाइड जेम्स, ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग टाइम। जहाँ तक इस लेटर में लिखा हुआ है, जेम्स ने उत्तर दिया, वो जानता है था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, फॉर्सिथ को कहाँ पर लंदन ले जाने के लिए। तो जॉनसन से और अधिक बात करना उसको अच्छा नहीं लगा। तो उस पर डॉक्टर फॉर्सिथ क्या कहते हैं कि मैं जो है ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जॉनसर्स फोर्ट कॉर्टिना ब्रॉड डैम टू वाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। जॉनसन की जो फोर्ट कर्टिना ये गाड़ी का नेम है, वो उसे जो है 90 मिनट से भी कम टाइम में वाइट हॉल में ले आई थी। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफेरिसन। और फिर जो है सर जॉन मैकफेरिसन के चैम्बर तक जाने में उन्हें 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लगे। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। और जेम्स को इंट्रोड्यूस सर जॉन के साथ जेम्स को इंट्रोड्यूस करते हुए जॉनसन करता है और फिर उसके बाद वो जो है रूम से चला जाता है। जेम्स डॉक्टर फॉर्सिथ हैं और जॉन मैकफेरिसन है यानी कि साइंस एडवाइज़र हैं। जेम्स जो है कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलोजाई फॉर दिस imposition on your time. Sir John advanced with outstretched hand. To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handed him a typescript.
डॉक्टर फॉसिथ, मैं आपके जीवन में इस तरह की दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। बिना कोई देरी किए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सर जॉन ने उसे एक टाइप की हुई स्क्रिप्ट दी। वाई, इट इज़ माई पेपर टू नेचर। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स? जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समवेयर अनईजी। वाई, इट इज़ माई पेपर टू नेचर। नेचर जो है एक मैगजीन का नेम है जो कि लंदन में ही है। तो इस पर जेम्स क्या कहते हैं, ये तो मेरा पेपर है जो मैंने नेचर में पब्लिश करने के लिए दिया था, और तुम्हें इसकी ये जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस तरह से मिली? जॉन सरप्राइज थे और थोड़े से अनईजी भी थे। सर जॉन सो हिज एनएक्साइटी एंड कॉन्टिन्यू, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। सर जॉन उसकी एनएक्साइटी को देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि नेचर का जो एडिटर है टेलर, वो मेरा फ्रेंड है। I had asked nature to publish it without delay since it is very important. जेम्स लुक पजल, जेम्स जो है पजल होता हुआ कहता है कि मैंने तो नेचर के एडिटर को कहा था कि इसे जो है बिना किसी डिले के पब्लिश करो, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्या था उस लेटर में जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जेम्स चाहते थे कि बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। आई अग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, दैट इज़ इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। सर जॉन अपने पाइप को लिट करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। अगर जो तुमने लिखा है इसमें अगर वो सही है तो वो कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। भाई अब ऐसा क्या था जो उसके अंदर लिखा हुआ था? जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be spread। जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके काम की जो एक्यूरेसी है उसको कोई दखल अंदाजी करे, मतलब उसमें कोई दखल अंदाजी करे, और उसके ऑर्डर को कभी भी नहीं दबाया गया था, स्प्रेस नहीं किया गया था, मतलब उसके ऑर्डर को कभी भी रोका नहीं गया था। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। लेकिन वो ये भी जानता था कि सर जॉन जो है एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और उसे सुनना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉसिट। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शॉव्ड मी योर पेपर। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, you know, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee। वो आगे सर जॉन कहते हैं कि डॉक्टर फॉसिथ प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिए। आज मैं टाइलर से लंच के टाइम पर एक क्लब में मिला जहाँ पर उन्होंने मुझे ये पेपर दिखाया। अभी भी मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो इसे जो है किसी प्रोफेशनल रेफरी के पास भेजना चाहते थे, बट उससे पहले जो है उसने मेरी सलाह लेनी इस पर ज़रूरी समझी। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाइंड इम्प्लीकेशन इफ़ इट करेक्ट। फिर जो है मैंने इमीडिएटली ये रियलाइज़ किया कि जो आपके जो भी ये रिजल्ट्स हैं इन्हें जो है एक बार फिर से जांचा जाना चाहिए अगर ये सही हैं तो। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट। तो इस पर जेम्स क्या कहते हैं कि सर जॉन ये बिल्कुल सही है, जो मैंने लिखा है इस लेटर में ये बिल्कुल 100% सही है। आई स्टिक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। अब जेम्स जो है अपने आप को नहीं रोक पाया और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी रेपुटेशन इसके ऊपर लगा दी है, ये बिल्कुल सही है जो भी मैंने इस पेपर में लिखा है। अब क्या लिखा हुआ था उस पेपर में? डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल? क्या तुम्हें पता है कि क्या होगा अगर कॉमेट दत्ता जो है अर्थ से कोलाइड मतलब टकरा जाएगी, जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया है? ठीक है, तो पेपर में क्या लिखा था कि कॉमेट दत्ता जल्दी ही अर्थ से टकराने वाली है, और अगर कोई कॉमेट अर्थ से टकरा जाती है तो इट मीन्स अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर ऑफ वेरीफाई माई कैलकुलेशन। जो इसके रिजल्ट होंगे वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक मीन्स भयंकर होंगे, और इसीलिए जो है मैंने अपनी गणना करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है। बेयरिंग रेयर सर्कमस्टांसिस द कॉलिजन इज़ इनवेटिबल। सिर्फ जो है कुछ रेयर सर्कमस्टांसिस ही ऐसी हैं जिनमें इस
कॉलिजन को रोका जा सकता है, यानी कि इस टकराव को रोका जा सकता है। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स पूरा कॉन्फिडेंट था अपनी कैलकुलेशन के लिए। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसिस। लेकिन सर जॉन जो है एक फ्रेज बोलते हैं कि वो रेयर सर्कमस्टांसिस कौन सी हैं जिसमें जो है कॉमेट दत्ता और अर्थ के टकराव को रोका जा सकता है। वेल, इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हियर, और इट माइट जस्ट स्प्लिट व्हेन नियर द सन, और इट माइट इवेपोरेट। वो सर्कमस्टांसिस है कि हो सकता है कि अर्थ तक पहुंचने से पहले ये जो कॉमेट है वो किसी एस्ट्रॉइड के साथ टकरा जाए, और हो सकता है कि जब वो सन के पास आए वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या फिर इवेपोरेट हो जाए, पिघल जाए। तो यही रेयर सर्कमस्टांसिस हैं जब कॉमेट को रोका जा सकता है, अदरवाइज तो वो अर्थ से टकराएगी ही टकराएगी। बट वन कांट काउंट ऑन दीज फॉर्च्यूस सर्कमस्टांसिस, लेकिन हम जो है इन फॉर्च्यूस यानी कि इन भाग्यशाली सर्कमस्टांसिस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी हैव टू proceed on the assumption that comet Datta will collide with the earth. Cometary collision are expected to occur once in 10 million years, but now we knew that the next one will occur in a year. We have to proceed on the assumption. हमें जो है इस assumption पर चलना चाहिए कि कॉमेट दत्ता जो है अर्थ के साथ टकराने ही वाला है। ऐसे कॉलिजन्स यानी कि ऐसे टकराव हर 10 मिलियन ईयर्स में होते ही रहते हैं, बट अब हमें पता है कि ये नेक्स्ट 1 ईयर में होने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स को बीच में टोकते हुए सर जॉन क्या कहते हैं कि 1 ईयर नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 months है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ? डू यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? थैंक्स फॉर द करेक्शन। तो जेम्स कहते हैं कि इस करेक्शन को करने के लिए थैंक यू। क्या आपको रियलाइज़ है कि हमारे पास अर्थ की जितनी भी स्पीसीज़ हैं, अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज़ हैं, उन सब की लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ ही रहते हैं, और क्या हमें इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट। एक फ्लीटिंग स्माइल जो है जेम्स के फेस पर आती है, एक मंद, फ्लिटिंग मतलब मंद, हल्की सी स्माइल जो है जेम्स के फेस पर आती है, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट के फेस पर आती है। एज इफ़ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ और ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में सोचता है कि आप तो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम छोटा सा कोई लॉ और ऑर्डर तोड़ने वाले हैं और उस लॉ और ऑर्डर को हम तोड़ने से रोक सकते हैं, इस कॉलिजन को तो हम किसी तरह से नहीं रोक सकते। तो वो अलाउड ही आस्क्ड, ऊंचा बोलकर वो पूछता है, हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी। वो पूछते हैं कि किस तरह से, क्या मैं जान सकता हूँ कि हम इस जो है नेचुरल विनाश को किस तरह से रोक सकते हैं? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। इस पर सर जॉन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 से ज़्यादा माइंड होने चाहिए, यानी कि अब तो हम सिर्फ दोनों ही सोच रहे हैं। इस सिचुएशन के बारे में किसी और को भी बताना चाहिए ताकि कोई ना कोई जो है इसका सॉल्यूशन निकल जाए। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर्स एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। हमें जो है पूरे वर्ल्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए, और ये मीटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होनी चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रीडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। सर जॉन जो है जेम्स के हाथ में जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि उस पैनिक के बारे में सोचो, उस डर के बारे में सोचो, जब लोगों के बीच में ये डर फैल जाएगा, जब उन्हें पता लगेगा कि भाई हाँ, अर्थ जो है किसी कॉमेट से टकराने वाली है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 महीने ही बचे हैं। माइस प्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, सर जॉन जेम्स सेड। जेम्स कहते हैं कि सर जॉन, अगर आप इस पेपर में जो सच्चाई लिखी हुई है उसको दबा भी लेंगे तो भी सच बदलने वाला नहीं है। देयर आर अदर्स हु विल अराइव द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। और दूसरे लोग भी हैं जो कि सेम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे बाद में, अब या बाद में, कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ही चलेगा। नो, डू नॉट स्प्रेस इट बट टोन इट डाउन। उसे दबाने की जरूरत नहीं है बट इसको टोन इट डाउन। टोन इट डाउन मीन्स थोड़ा सा हल्का कर दो। एड मैनी ifs and buts to make your conclusion appear not so certain, और
ये दिखाओ कि तुम्हारी जो कंक्लूजन है वो इतनी सही नहीं है, उसमें बहुत सारे इफ़ और बट लगा दो, किंतु परंतु लगा दो, वही हो सकता है कि कॉलिजन टल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे कुछ इफ्स एंड बट्स इसके अंदर लगा दो और कहो कि मेरी हो सकता है कि तुम्हारी कंक्लूजन सही ना हो। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विथ friends in other countries to make them exercise a similar restraints for a while। और मैं जो है दूसरी कंट्रीज़ में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें भी यही कहूँगा कि वो जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन लोगों को ना बताए, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन लोगों को पता चलेगी तो लोगों के मन में जो है डर फैल जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग, इस पर जेम्स कहते हैं कि कितने दिनों तक तुम इस सच को छुपा के रखोगे। अनटिल दिस रेस्ट कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक कि ये दुष्ट धूमकेतु सेफली जो है अपने रास्ते से नहीं गुजर जाता। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चलो अब हम जो है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाने की कुछ प्लान करते हैं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर, क्या हम जो है उन्हें एक वीक में ही बुला लें। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट। जेम्स थॉट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्री एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। जेम्स को फील होता है कि एक वीक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए, ऐसी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस के लिए एक वीक, वो तो बहुत ही कम टाइम है। जेम्स को ये टास्क बहुत इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सर जॉन जो है उसके साथ डिसएग्री करते हैं और वो जो है इसके लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद किस तरह से जो है एक्सपर्ट्स की, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या कॉलिजन टल जाएगा या नहीं टलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम चैप्टर नंबर 10 यानी कि द कॉमेट के पार्ट 2 में रीड आउट करने वाले हैं। आई होप आपको जो है चैप्टर नंबर 9 से इस पार्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।